नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे कि 2020 में यूपीपीसीएस में जो भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस पेपर मेंस में, उसे हम लोग कैसे हैंडल कर सकते थे। और इसी तरह हम लोग बात करते करते आएंगे 2024 तक, क्योंकि अभी चूंकि 2025 चल रहा है, तो इससे पहले यानी जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं जीएस मेंस में हिस्ट्री से रिलेटेड, उसे हम करने के लिए सोचे हैं। तो हमने पहले जैसा कि आप लोगों के साथ 2018 और 2019 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 2020 में आखिर प्रश्न क्या थे। जैसे कि हम आपको एक प्रश्न पढ़ के सुना भी देते हैं, ये 2020 का है। इसमें पूछा गया है कि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन के प्रसार की विवेचना करें। तो इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जब गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया, तो उन्होंने कंपनी के लिए जो है कितना जो है साम्राज्य का विस्तार किया। हम यहाँ पर साम्राज्य इसलिए बोल रहे हैं चूँकि हालांकि अगर देखा जाए तो शुरुआत में कंपनी यहाँ पे व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने बाद में जाकर अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर लिया था और उसी के अनुरूप वो भारतीय राज्य को एक एक करके जीत रहे थे। तो इसलिए हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश प्रसार ही कर रहे थे। तो उसी को इसमें बताना है कि आखिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पर कहाँ कहाँ के क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। चूँकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब से ब्रिटिश गवर्नर भारत में मतलब स्थापित हुए, उसके बाद अलग अलग गवर्नर हुए, वो चाहे लॉर्ड क्लाइव हो और आगे अगर बात करें तो बेंटिक हो या फिर माउंटबेटन हो, बहुत सारे ऐसे वायसराय आए हैं, उन्होंने अलग अलग अपना योगदान दिया है। तो उसमें आपको सभी नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल हुए हैं उसे आपको बताना होता है और उसी से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हालांकि पूछा जा रहा है आपको लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, तो हम इधर उधर अब नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे सीधे जो है लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ब्रिटिश शासन में जो भी क्षेत्र जीते गए या फिर इनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई वो क्या थी, बस उसे हम एक्सप्लेन कर देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट अगर लेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये लगभग जो है आपका हो जाता है 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। अगर एक तरह से देखा जाए तो इसे दूसरे कार्यकाल पूरा होने से पहले ही बुला लिया गया था, कि वो हम लास्ट में आपको बताएंगे आखिर उसके पीछे का रीजन क्या था। पहले हम लोग इसका ब्रिटिश प्रसार देख लेते हैं। तो इस काल के अगर हम बारे में बात करें तो इसमें दो घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही हुआ है। और दूसरा जो इसके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। हम दोनों का आपको ईस्वी भी बता देते हैं क्योंकि वो समझने में थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा और इनका जो कार्यकाल है वो भी ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है वो 1799 में हुआ है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये तो 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला है। तो ये आपको एक्सप्लेन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इनके काल में जो दो प्रमुख युद्ध हुए हैं और इसी के वजह से बाद में मराठा साम्राज्य हो या फिर मैसूर साम्राज्य हो, वो ब्रिटिश राज के अंतर्गत चला गया। हालांकि इसमें और भी हम बातें बताएंगे, पहले आपको कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं कि क्या क्या इसमें आना चाहिए। तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरी, इन्होंने जो भी भारतीय राज्यों का विलय किया उसके तहत इन्होंने एक नीति अपनाई थी जो कि बहुत फेमस भी हुआ है। उसे कहते हैं सहायक संधि, सहायक संधि। तो इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और चूंकि लास्ट में आपको पूछा जा रहा है विवेचना करें, तो विवेचना में आपको इनकी जो है कुछ कमी रह गई थी या फिर आखिर इनको क्यों वापस बुला लिया गया इनके दूसरे कार्यकाल पूरा होने से संबंधित, तो उसे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करके जो है लास्ट में निकल जाना है। तो लास्ट में हम लोग बात करेंगे इनकी जो विवेचना में कि आखिर कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, पूरा होने से
पूर्व क्यों वापस बुला लिया। अगर हम लोग इतना बता देते हैं तो हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट आना चाहिए। और एक बात और इसमें, चूंकि ये प्रश्न जो है मात्र 125 शब्दों में इसका आपको उत्तर देना है, तो ज़्यादा पॉइंट 10-20 पॉइंट देने का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। इसमें जो जो भी मुख्य पॉइंट है उसे ही आपको बताना है, क्योंकि शब्दों की सीमा आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप अगले क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, कम हो जाएगा तो भी जो है आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो हमें 2D पॉइंट रहना है। तो अब हम बताते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी में हुआ, इसमें आपको क्या बताना है। इसमें एक तरह से देखा जाए तो 1791 ईस्वी में जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसी में मतलब आप कह सकते हैं मैसूर राज्य बहुत ही कमज़ोर हो गया था और टीपू सुल्तान के साथ एक समझौता किया गया था जिसमें इसके आधे से अधिक राज्य को भी ले लिया गया था और लगभग 3 करोड़ के आसपास इसके ऊपर मतलब कर की राशि को भी थोप दिया गया था। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो मैसूर का राज उसी समय कमज़ोर हो गया था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया तो इन्होंने किया नहीं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो एक प्रकार से अंतिम रूप से मतलब मैसूर राज्य को मिलाने का मात्र एक षड्यंत्र था। यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो मैसूर राज्य में अब उतनी शक्ति रह नहीं गई थी कि वो ब्रिटिश साम्राज्य से मुकाबला कर पाते, और टीपू सुल्तान भी वो इतना कमज़ोर हो गए थे कि वो अंग्रेज़ों के समक्ष अब वो सक्षम थे भी नहीं। तो इन्होंने जो है लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा 1799 ईस्वी में अंतिम रूप से टीपू सुल्तान को एक प्रस्ताव दिया जाता है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के तहत जो है एक संधि करे जिसका नाम था सहायक संधि। लेकिन जब टीपू सुल्तान ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार भी जाते हैं। और अल्लाह की अगर बात किया जाए तो इसी युद्ध में इनकी लड़ते हुए मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके पश्चात ब्रिटिश कंपनी के द्वारा मैसूर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है और यहीं के एक जो पुराने वंशज थे जिसे ओडियार वंश कहते हैं, उनको मैसूर का एक छोटा भाग दे दिया जाता है ताकि आगे जो है मैसूर के राज्य के जो अन्य उत्तराधिकारी होंगे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है कोई संघर्ष ना करे। ये हालांकि आप देखोगे तो इनका पैटर्न होता था कि जो भी साम्राज्य को ये ब्रिटिश सरकार के तहत अपने राज्य में मिलाते थे तो उनके जो पुराने वंशज होते थे उन्हें कोई एक छोटा सा टुकड़ा दे देते थे ताकि उनका अब जो है संघर्ष खत्म हो जाए और उनके जो उत्तराधिकारी होंगे वो ब्रिटिश सरकार से ना लड़े बल्कि जो उनके ओरिजिनल शासक हैं उनसे लड़े। और वाकई में तो अगर देखा जाए तो उनके पास कोई क्षेत्र तो ज़्यादा होता ही नहीं था। तो ये इनकी हर एक मतलब युद्ध में आप देखोगे तो चालाकी होती थी, वो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट हमने आपको बताया इस कार्यकाल के दौरान वो था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसकी अगर हम घटनाओं के ऊपर बात करें तो इस समय जो पेशवा थे उनका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसमें अगर घटना की थोड़ा और डीप में जाए तो एक मतलब इसमें मराठा संघ के मतलब होते हैं सरदार जिनका नाम है यशवंतराव होलकर, उनके भाई हैं बिट्ठूर जी। उनकी हत्या बाजीराव द्वितीय के द्वारा करवा दिया जाता है, जिसके बारे में जब यशवंतराव होलकर को पता चलता है तो उन्होंने बाजीराव द्वितीय के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उन्हें पूना से बाहर खदेड़ देते हैं। इसी दौरान ये होता है कि बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के समक्ष जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं कि वो फिर से जो है पूना के पेशवा के पद पर कैसे स्थापित हो, उसके लिए वो ब्रिटिश सरकार से हेल्प चाहते हैं। तो इसी दौरान ब्रिटिश कंपनी ने इनसे एक हस्ताक्षर करवाया जिसे सहायक संधि कहते हैं और ब्रिटिश कंपनी ने बाजीराव द्वितीय को पेशवा मानने के लिए तैयार हो गए और बाद में इनको हालांकि गद्दी पर भी बैठाया। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो यहाँ भी जो मराठा राज होता है अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ जाता है, चूँकि सहायक संधि पे इनके द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर सहायक संधि है क्या। चूँकि हमने चाहे वो मैसूर राज्य हो या फिर मराठा राज्य हो, दोनों में आपको बताया कि अंतिम रूप से इनको एक संधि किया जाता है जिसका नाम है सहायक संधि और इसी के तहत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के तहत इनके राज्यों को मिला लिया जाता है। तो आखिर ये है क्या, ये ज़रूरी हो जाता है।
और इसके बारे में आपको 2-3 लाइन में लिखना भी चाहिए। तो सहायक संधि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लाया गया एक प्रावधान था। इसके तहत होता यह था कि ब्रिटिश कंपनी भारतीय राज्यों को सुरक्षा का आश्वासन देते थे और उनके राज्य में अपना एक रेजिमेंट भेजते थे। यहाँ पर रेजिमेंट कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक छोटा सैन्य का टुकड़ी रखते थे, वो जिस राज्य को सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवाते थे। और यही नहीं, यहाँ पे आप देखोगे इनकी चालाकी, तो उस रेजिमेंट का खर्च उस राज्य को उठाना पड़ता था जो रेजिमेंट रखना चाहता था। और आप देखोगे तो बहुत ऐसे राज्य हैं उन्होंने इसके लिए तैयार भी हो गया। तो आप बोलोगे तो आखिर उसमें तो उन लोगों का फायदा होता था? जी नहीं, बात यह होता था कि जब सहायक संधि के तहत कोई भी राज्य जब आते थे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना ये पड़ता था कि उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के पास आ जाती थी और आखिर उनके पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी, क्योंकि जब वो सहायक संधि के तहत आते थे तो उनकी निर्भरता ब्रिटिश सेना पे या फिर कंपनी के सेना पर अत्यधिक हो जाती थी। तो वो अपना सैनिक धीरे धीरे कटौती करते चले जाते थे और उन्हें एक राजस्व की बड़ी रकम उन्हें उस सहायक संधि के तहत अपने रेजिमेंट को संरक्षण के तहत देना पड़ता था कंपनी को। इससे कंपनी को तो फायदा हो जाता था, लेकिन वो जो राज होते थे वो बहुत ही कमजोर हो जाते थे, ना तो अपना जो है राज्य विस्तार कर पाते थे और ना ही उनके पास कोई सैनिक शक्ति रह जाती थी। जिस वजह से आप देखोगे कि कमोबेश जितने भी राज्य, भारतीय राज्य की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया तो अंतोगत्वा उसका परिणाम यही हुआ कि वो धीरे धीरे करके पतन की ओर उन्मुख होते चले गए। तो यही थी सहायक संधि और इसी को आपको थोड़ा बताना था। अब आती है बात इसकी विवेचना की। तो इसमें विवेचना क्या करना है? तो विवेचना मतलब यही हुआ जो आखिर तो इनके ऊपर जो राज्य विस्तार का जिम्मा दिया गया था, इसके बाद आप देखोगे होता यह है कि बहुत ज़्यादा इनके द्वारा खर्च किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, जिस वजह से द्वितीय जो है इनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ब्रिटिश सरकार अपने यहाँ वापस बुला लेती है। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम रखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्हीं के मन में अब भय लगने लगता है और वो आपस में गठबंधन न बना ले, इस वजह से ब्रिटिश कंपनी यहाँ पर सचेत भी हो जाती है, जिस वजह से इनको वापस बुला लिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बहुत ही बड़े क्षेत्र पर विस्तार किया जाता है, जिसमें शामिल है आपका मराठा राज, मैसूर का राज, और इसी के तहत आप देखोगे तो 1801 ईस्वी में अवध राज को लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के तहत मिला लिया गया था। तो ये भी है। और एक बात और इसमें हम आपको ऐड करवा दें कि मराठा राज सिर्फ जो है पूना तक सीमित नहीं था, बल्कि आप देखोगे तो उस समय तक मराठा एक परिसंघ का रूप ले लिया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो न केवल पूना का मराठा सम्राट, बल्कि अलग अलग इस समय तक इसका विभाजन और मराठा संघ बन गए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो सिंधिया जो कि ग्वालियर में थे और नागपुर में भोसले जो कि अलग अलग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अलग अलग मराठा संघ स्थापित थे। इन सभी को ब्रिटिश कंपनी के तहत इन सभी सहायक संधियों के माध्यम से मिला लिया जाता है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दक्षिण में और पश्चिम भारत में ब्रिटिश कंपनी का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। और इसी के पश्चात आप देखोगे तो माना जाता है कि ब्रिटिश कंपनी जो कि एक कंपनी के रूप में या फिर व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, वो अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने में सफल हो गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कंपनी कैसे एक व्यापारिक से राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित हो जाता है, और इसे करने में सबसे जो ज़्यादा योगदान है वो लॉर्ड वेलेस्ली का था। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये आपको बताना भी था। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में जो भी ब्रिटिश काल में परिवर्तन आए या फिर उनके द्वारा जो शिक्षा का यहाँ पे आयोजन किया गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय शिक्षा पर, पहले से जो चली आ रही थी या फिर भारत में जो निवास कर रहे थे लोगों के ऊपर, तो उन्हें आपको यहाँ पर बताना है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पे दो प्रभाव आपको दिखेंगे। एक तो नवीन शिक्षा प्रणाली जो कि ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, और पहले से जो चली आ रही थी शिक्षा प्रणाली।
इन दोनों बातों को आपको यहाँ पे रखना है। और नवीन शिक्षा प्रणाली को इसमें ये आपको मेन रखना है कि इसका सकारात्मक प्रभाव क्या रहा, और चूंकि इसमें आलोचना भी पूछ रहा है तो इसमें आपको इसके नकारात्मक प्रभाव को भी यहाँ पर रखना होगा। तो अगर हम बात करें तो पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो नवीन शिक्षा आया उसमें वैज्ञानिकता तार्किकता ये दिखेगा। वही जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी इसके ऊपर एक तरह से आप कह सकते हो प्रहार हुआ, और आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो है इस जो शिक्षा प्रणाली को बाधित करने का काम किया गया। अर्थात आप कह सकते हो कि पश्चिमी शिक्षा ने जो पहले से चली आ रही शिक्षा प्रणाली थी उसे ध्वस्त करने का काम किया, और उन्होंने कुछ नए शिक्षा को लाया जो कि पॉजिटिव ही आप कह सकते हो। लेकिन अगर इसमें आप बात करोगे तो इसकी कुछ कमियां भी रह गई है। जैसे कि हम अगर बात करें, यानी ग्रामीण और शहरी जो एजुकेशन थी उसमें आपको बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल जाएगी, जो कि पश्चिमी शिक्षा का एक प्रभाव था। तो इसमें आपको शुरुआत में यही एक दो लाइन आपको बता के फिर आगे बढ़ जाना है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है उसमें आपको इसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा उसे आपको बताना है। तो अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव की ऊपर बात करें तो इसका सबसे जो अच्छा उदाहरण है आपको ये वैज्ञानिक शिक्षा, वैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षा आप कह सकते हो। और दूसरा जो आप कह सकते हो ये आधुनिक उद्योग से जुड़े हुए शिक्षा इन्होंने दिया। और अगर हम आगे बात करें, ये पश्चिमी शिक्षा ही था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय। 100% तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों में एक जो अपने राष्ट्र के ऊपर समझ आया, तो पश्चिमी शिक्षा का योगदान कुछ हद तक तो था। क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि हालांकि इसके द्वारा पहला जो है विरोध अंग्रेजों का नहीं किया गया था, वो हमारे जो जनजातीय समुदाय से लोग थे और किसान भाई थे उनके द्वारा ही इनके ऊपर विद्रोह किया गया था। वो अलग अलग विद्रोह को हमने बताया भी था, चाहे संथाल हो, मुंडा हो विद्रोह हो, तो इन सबको हमने बताया भी था। लेकिन जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे उनके मन में जब ये भावना आई तो उन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों का विरोध करना आरंभ किया, और उन्हें ये समझ आया कि आखिर ये देश जो है भारतीयों का है और अंग्रेज जो है इनके ऊपर ज़बरदस्ती शासन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो समझ आई है वो बाहर में जाकर वो शिक्षा ग्रहण किए हो, या फिर अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में शिक्षा प्रणाली अपनाया गया था उनके कारण भारतीयों में ऐसी चेतना विकसित हुई। तो आप कह सकते हो कि राष्ट्रवाद का विकास पश्चिमी शिक्षा का देन था, क्योंकि उसके बाद से ही चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या फिर प्रेस का विकास हो, इन सभी के माध्यम से भारतीयों में ये चेतना का विकास हुआ था। तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगले अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा कह सकते हो रोजगार परक हो गया। आज भी अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना और लिखना जानते हो तो नो डाउट आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। यही नहीं बल्कि आप देखोगे कि अगर आप दूसरे देश के साथ व्यवसाय करना चाहते हो तो आपके पास अगर अन्य कोई लैंग्वेज नहीं भी आती हो तो अंग्रेजी इतना मतलब पॉपुलर लैंग्वेज बन चुका है, लगभग सभी लोग इस भाषा को जानते हैं, जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हो। यानी हमारे जो दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले उपकरण हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, तो सभी में कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हो कि अंग्रेजी जो कि एक वैश्विक जो है भाषा का माध्यम बन गया है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के द्वारा जो भारतीय क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा लाया गया तो उसका हमें भी लाभ हुआ। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा उदाहरण दें तो भारत में जैसे कंप्यूटर शिक्षा इस क्षेत्र में अगर भारत आगे बढ़ पाया तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था। आपको पता होना चाहिए कि ये लगभग 1991 ईस्वी के आसपास से ये ज़्यादा डेवलप होने चला है, और भारत अभी वैश्विक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाने में जो है अपना योगदान देती है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका हो या फिर यूरोप के अधिकांश कंपनी हो, उसमें आपको भारतीय कर्मचारी इसमें मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में।
तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पश्चिमी शिक्षा का ही इसमें योगदान था। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ पॉजिटिव ही हैं, वो हम आपको इसके नकारात्मक पहलू में बताएंगे। एक बात आपको यहाँ पर ऐड और कर देना चाहिए कि जो अंग्रेजी शिक्षा भारत में आया उसके जनक के रूप में लॉर्ड मैकाले, इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में या फिर हिंदी भाषा में, तो इन्होंने लास्ट में डिसीजन लिया था कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में शिक्षित किया जाएगा। और इन्होंने तो यहाँ तक मतलब भारतीयों की आलोचना किया था कि भारतीयों का ज्ञान यूरोप के किसी एक अलमीरा में बंद किया जा सकता है, इन्होंने ऐसा भी तर्क दिया था। तो आप इनको ऐड कर सकते हो। ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में एक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसमें लॉर्ड मैकाले को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। और थोड़ा इसमें और भी बताना चाहें तो आप कह सकते हो कि ये जो नीति अपनाई गई थी इसे विप्रेशन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसमें यह होता है मुख्य रूप से कि मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित किया जाता है और उन शिक्षित लोगों का कर्तव्य बनता है कि बाकी जो भी लोग हैं उनको शिक्षित करें। तो हालांकि इसकी भी कमियां हैं, क्योंकि जो शिक्षित होते हैं वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इसके जो निगेटिव पॉइंट हैं उसको। नकारात्मक अगर पहलुओं की बात किया जाए तो भारतीय संस्कृति को कमतर रूप में आंका गया, कमतर रूप में आंका गया। और आप कह सकते हो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जो पहले से गुरुकुल आधारित थी उसे नष्ट कर दिया गया, यानी भारतीय शिक्षा ध्वस्त। और भी अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा ने कमोबेश रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। और भी एक दो हम पॉइंट आपको बता दें तो एथिकल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा का अभाव आपको इसमें दिखेगा। और अगर हम बात करें तो इसमें अंक लाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये सब आप इसकी कुछ कमियां बता सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि अभी क्लास में भी आपको जिसको ज़्यादा नंबर आएगा उन्हें फर्स्ट मान लिया जाता है। उसका क्या व्यवहार है या फिर उनकी जो है संवेदना, इमोशन किस प्रकार से मतलब जुड़ रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब जो विकसित हुआ है वो कमोबेश कह सकते हो कि पाश्चात्य शिक्षा का ही देन है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा भी होगा कि एक आईपीएस अफसर थे जिन्होंने आईएएस बनने के लिए ब्लूटूथ या फिर और भी कोई टेक्नोलॉजी था जिसका प्रयोग करके उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दिया था। और सुनने में आया है कि उनके एथिक्स का जो पेपर है उसमें अच्छा खासा मार्क्स भी था। तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा एथिक्स में अच्छा नंबर ला रहा है लेकिन वो खुद एथिकल है नहीं, तो अंग्रेजी शिक्षा वही कर रहा है कि भले ही आप उस विषय में पढ़ के 100 में 100 ला रहे हैं लेकिन आप ऐसा बन नहीं पा रहे हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो इन सभी पॉइंट को आपको इस क्वेश्चन में रखना था और वो आपका आंसर हो जाता। क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा शब्दों में आपको बताना नहीं है, तो आपको 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट इन सभी मुद्दों से आपको उसमें रखना है और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैकोबियंस कौन थे, फ्रांसीसी क्रांति में उनकी क्या भूमिका थी। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये जैकोबियंस थे कौन और आखिर इन्होंने योगदान क्या किया। तो हम जैकोबियंस के ऊपर अगर बात करें तो ये फ्रांसीसी क्रांति के दौरान एक राजनीतिक संगठन बना था, उसका नाम जैकोबियंस था। इसके अगर हम सदस्यों की बात करें तो इनके जो सदस्य मुख्य रूप से होते थे जो मजदूर, कारीगर और कुछ हद तक आप कह सकते हो किसान वर्ग, ये लोग जो आपस में मिलकर एक संगठन बनाए थे उनका नाम जैकोबियंस दल था। क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में शुरू हुआ था तो उसके पश्चात आप देखोगे कि अलग अलग संगठन बने थे। उसी दौरान बनने वाले ये संगठन थे जिसका नाम जैकोबियंस था। इसके अगर प्रमुख नेताओं की बात करें तो रॉबर्टस्पियर जो कि इसके प्रमुख नेता थे और इन्होंने कुछ दिनों तक शासन भी किया था। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके कारण के बारे में आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो उसे आपको यहाँ पर नहीं लिखना है।
अगर आपको ज़्यादा मन करे तो एक लाइन में आप बता सकते हो कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई थी उसके पीछे का कारण था कि वहाँ पर जो पादरी कुलीन वर्ग थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि जो सामान्य जनता थी उससे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इस वजह से इनके मन में असंतोष की भावना आती है और इन्होंने राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया। उसके पश्चात आप लोग को पता ही है कि 1789 ईस्वी में कैसे फ्रांस की क्रांति आरंभ हो गई और यहाँ तक कि वहाँ के जो सम्राट थे उन्हें गिलोटिन पे लटका दिया गया। गिलोटिन का अर्थ ये होता है कि वहाँ एक मशीन होता था जिसके माध्यम से डायरेक्ट जो है सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गिलोटिन से मतलब अगर किसी को मारा जाए तो बहुत ही कम दर्द होता है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि मरने पर किनको दर्द नहीं होता है। तो ये 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके कारण हमने बताया। हालांकि वो आपसे पूछ नहीं रहा है, तो अगर बहुत मन करे तो एक लाइन वो आप बता सकते हैं। मेनली आपसे पूछा जा रहा है जैकोबियंस दल के बारे में। तो जैकोबियंस ने लगभग 1791 ईस्वी से लेकर 93 ईस्वी लगभग 2 साल तक शासन किया, जब वहाँ पर क्रांति हो गई थी। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई। पहले हम इसकी अच्छी बातों को बात कर लेते हैं। अच्छी बातें इसकी ये थी कि जैकोबियंस ने गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि वहाँ पर जो है राजा रजवाड़ा का अब शासन नहीं रहेगा, बल्कि जनप्रतिनिधि के जो चुने हुए लोग होंगे वही अब शासन करेंगे और उनकी भलाई के लिए ही करेंगे। तो ये स्थापना जो हुई थी गणतंत्र की वो आपको दिखेगा जैकोबियंस के शासनकाल में ही। लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई है, उसे भी हम आपको बाद में चर्चा करेंगे। हालांकि अब आती है बात कि इसकी फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका क्या थी। तो अगर हम प्रमुख भूमिका की बात करें जो कि आपको बताना है जैकोबियंस के द्वारा जो उसमें निभाया गया था, तो सबसे तो पहला यही हो जाएगा कि इन्होंने जब अपने शासन को स्थापित किया तो सबसे पहले इन्होंने गणतंत्र की स्थापना की। दूसरा जो है इन्होंने आम लोगों के अधिकार की बात की। आम लोगों के अधिकार की बात, यानी जो फंडामेंटल राइट होता है उसकी बात इन्होंने की। और ये वही समय है जब रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक समता, स्वतंत्रता और आप कह सकते हो कि बंधुत्व का नारा दे रहे थे। तो इन्होंने इस बातों को अपने शासन के दौरान अपनाने का प्रयास भी किया था। तो ये आप कह सकते हो इनके द्वारा अपनाने वाले कुछ अच्छे प्रयास भी थे। इनके द्वारा कुछ सामाजिक सुधार भी किया गया, जैसे कि इनके द्वारा जो उपनिवेश बनाया गया था, उपनिवेश, वहाँ भी उन्होंने शिक्षा को देने का काम किया। और इसके साथ ही साथ इनके जो भी उपनिवेश थे वहाँ से दासता को इन्होंने, यानी जो दास का व्यापार होता था और जो दास बना लिए जाते थे, इसे भी समाप्त करने का काम किया। तो ये हम बात कर रहे हैं जो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जैकोबियंस का जब शासन स्थापित हुआ था तो उनके द्वारा क्या क्या काम हुआ। अब आती है बात कि आखिर जब ये अच्छे से काम कर ही रहे थे तो आखिर इनका शासन मात्र 2 वर्ष तक क्यों चला। तो इसमें आपको कुछ इसकी कमियों को बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके शासन को आतंक का शासन भी कहा जाता है। इसका कारण ये था कि जो रॉबर्सपियर इनके नेता बने थे उन्होंने बाद में अपने लोगों को ही मारने लगे थे और इनके विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाता था उनकी ये हत्या करवा देते थे, जिस वजह से इनके दल के लोग भी इनसे नाराज हुए। और ज़्यादा नहीं बल्कि आप देखोगे तो मात्र 2 साल के अंदर ही रॉबर्सपियर की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद फ्रांस का शासन डायरेक्टरी के हाथों में चला जाता है। डायरेक्टरी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उसी समय कुछ अन्य संगठन बने थे जिसमें कोई एक जो है प्रमुख नेता ना होकर कुछ नेताओं का समूह होता था जिन्हें अलग अलग जो है विभाग दिया जाता था और उसी के अनुरूप शासन चलाया जाता था। वो हम लोग विस्तार से चर्चा उस समय करेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री आपको बता रहे होंगे। हालांकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो आप लोग भली भांति उस बात को अभी इमेजिन कर पा रहे होंगे। तो इन्हीं सभी बातों को इसमें बताना था, बाकी आपका काम हो जाता। दूसरे अगर आपको कुछ कमियां आपको बताना है तो आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा कुछ हिंसात्मक प्रणाली अपनाई गई थी जिसके कारण इनके लोगों ने ही इनकी हत्या कर दी थी और इसके पश्चात इनका शासन समाप्त हो गया। तो ये आपको बताना है जैकोबियंस की फ्रांस की क्रांति में क्या भूमिका थी। चूँकि हमने इसलिए बताया कि इसके पश्चात डायरेक्टरी का शासन, क्योंकि आप देखोगे 1789 से शुरू होकर 1799 ईस्वी तक फ्रांस की क्रांति लगातार चलते रहा है और ये एक चरण में ना होकर 4 चरण में चला है।
चाहे वो 1789 से लेकर 1791 ईस्वी में हो, जो कि आप कह सकते हो उच्च वर्ग और जो निम्न वर्ग थे उनके विरुद्ध हो। दूसरा जो कि हमने जैकोबियंस की चर्चा की। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1793 से लेकर लगभग 1798-99 तक वो आपको दिखेगा डायरेक्टरी के हाथों में शासन, और उसी में से बाद में आप देखने को मिलेगा या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे, नेपोलियन ने कैसे 1799 ईस्वी में इन सभी डायरेक्टरों को हटाते हुए और इनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाते हुए फिर से सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, और 1799 ईस्वी के पश्चात जो इनके द्वारा बदलाव किया गया था उसे फिर से पलट के आप कह सकते हो वहाँ पे राजा का शासन स्थापित कर दिया, और उसने अपने आप को 1802 ईस्वी में राजा भी घोषित कर दिया। हालांकि इसकी चर्चा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा की जाती है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, बस हमने आपको याद दिला दिया। तो ये सब आपके पॉइंट थे। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इटली में फासीवाद के नेता मुसोलिनी की विदेश नीति पर समीक्षात्मक टिप्पणी लिखे। तो दो बातें इसमें आपको आ रही है, एक तो फासीवाद, दूसरी बात अगर आप देखें तो मुसोलिनी की विदेश नीति, इसके ऊपर आपको फोकस रहना है। आपको 2-3 लाइन में ये बता देना है कि आखिर फासीवाद होता क्या है। तो फासीवाद की अगर हम बात करें तो ये भी एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा होती है। जैसे आपने सुना होगा उदारवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, उसी प्रकार की ये एक विचारधारा है जिसे हम फासीवाद कहते हैं। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि हम अगर उदाहरण लें तो इसमें ये बात किया जाएगा कि एक दल, एक नेता, एक देश, इस प्रकार की विचारधारा फैलाने की बात किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखोगे कि इसके मूल तत्व में ये सेना के ऊपर बहुत जोर देते हैं, और इनकी अगर अन्य बातों के ऊपर बात किया जाए तो इनका मेन जो फोकस होता है वो राष्ट्रवाद को ये मुद्दा बनाएंगे, और उस देश के जो अल्पसंख्यक होंगे उनको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि इनका मकसद ही होता है जो वहाँ के बहुमत लोग हैं उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना फैलाया जाए, और वो इस प्रकार से दिखाएंगे अल्पसंख्यक के कि उनके गरीबी का, उनके दुष्चक्र का, और वो जो पिछड़े हैं उनका पूरा जो है कारण बता देंगे कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो हैं। और इनके जो नेता होते हैं वो लोक लुभावन बातें आपको ज़्यादा करेंगे, और उनके भाषण से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप कुछ दिनों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोग हो जाएंगे और आपका देश दुनिया में सबसे टॉप पर चला जाएगा। यही प्रवृत्ति आपको फासीवाद और नाजीवाद में देखने को मिलती है। इसका तो एक उदाहरण हमने अभी आपको बताया इटली में, जो कि मुसोलिनी के रूप में है, और दूसरा आप देखोगे हिटलर के रूप में हुआ था जो कि 1933 के दौरान, वो कि जर्मनी में। हालांकि इसमें आपको जर्मनी के बारे में पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है इटली के बारे में। और चूंकि हमने यहाँ पे आपको बता दिया फासीवाद क्या होता है, फासीवाद और नाजीवाद का रूप लगभग सेम ही है। अब इसमें आपको बताना है कि मुसोलिनी के द्वारा जो विदेश नीति अपनाई गई थी वो क्या थी। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1922 ईस्वी में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बनता है, मुसोलिनी का पीएम बनता है। उसके पश्चात ही आप देखोगे कि इनकी नीति जो रहा विस्तारवाद पे ज़्यादा रहा। जैसे कि अगर बात किया जाए तो 1935 में इथोपिया पर आक्रमण करता है, और 1939 की बात की जाए तो अल्बानिया इसके ऊपर आक्रमण करता है। तो अगर इसकी विदेश नीति की बात किया जाए तो ये कमोबेश विस्तारवादी है, और ये चाहते हैं कि जैसे यूरोप के अन्य देश, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या फिर उस समय तक स्पेन, पुर्तगाल थे, ऑस्ट्रिया थी, वो अपनी विस्तार कर रहे हैं, उपनिवेश बना रहे हैं, तो ये भी उसी प्रकार की नीति को अपनाए। इसी वजह से आप देखोगे कि इटली में जब से मुसोलिनी आया है तब से इसकी विदेश नीति आपको ज़्यादा आक्रामक दिखेगी। यानी कुल मिलाकर आप बता सकते हो कि इसकी जो विदेश नीति है वो आक्रामक दिखेगी, या फिर आप कह सकते हो विस्तारवादी। और इनका संगठन या फिर समझौता ऐसे देशों के साथ होगा जब ये विस्तार कर रहे होंगे तो उनके द्वारा इनका समर्थन किया जाएगा। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि 1939 ईस्वी में जब अल्बानिया के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया तो जो यूरोप के अन्य देश थे, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इनके द्वारा विरोध किया जाता है। तो इसके पश्चात इन्होंने जर्मनी के साथ, तो इसके पश्चात ये जर्मनी के नज़दीक चले जाते हैं और जर्मनी के साथ समझौता करके एक धुरी बनाते हैं जिसका नाम है रोम
बर्लिन धुरी या फिर एक्सिस आप कह सकते हैं। तो मूल रूप से आपको इस प्रकार की विदेश नीति आपको देखने को मिल जाएगी। और भी अगर हम बात करें तो इसकी विदेश नीति में दिखेगा कि युद्ध को ये ज़्यादा ग्लोरीफाई करेंगे, मतलब युद्ध को ये बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगे और अपने देश की जनता से ये आह्वान करेंगे कि जब हम युद्ध लड़ेंगे तो नए क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, उससे हमें ये तरक्की हो जाएगा, यानी ये सपने ज़्यादा दिखाएंगे। और इसी को आधार बनाते हुए ये ज़्यादा ध्यान देंगे सैन्यवाद के ऊपर। सैन्यवाद, इसका मतलब ये हुआ कि सैनिक कार्यों में ज़्यादा खर्च करेंगे, चाहे वो उनकी नियुक्ति हो या फिर उनसे जुड़े हुए जो गोला बारूद हो उनकी खरीद के लिए ज़्यादा ये लोग ध्यान देंगे। तो ये थी फांसीवाद। तो ये हमने बात की फांसीवाद क्या होता है, और दूसरा हमने आपको बताया कि मुसोलिनी के द्वारा किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई गई थी। चूँकि इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि इसकी समीक्षा करें, तो आपको ये बताना होगा कि इनके द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसका निगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो निगेटिव इम्पैक्ट मूल रूप से ये पड़ा कि इटली जो है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के साथ शामिल हुआ और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में इटली की स्थिति बहुत ज़्यादा अगर खराब हो गई तो उसमें मुसोलिनी की विदेश नीति का बहुत बड़ा योगदान था। और उसमें आप मुसोलिनी को ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ने भी उस समय मुसोलिनी को सपोर्ट किया था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यथा प्रजा तथा राजा वाली स्थिति थी, जो कि आपको इटली में दिख जाएगा मुसोलिनी के रूप में। तो इन्हीं सभी बातों को इस प्रश्न में आपको बताना था। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन आपका है कि वर्ण व्यवस्था पर गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इसमें आपको बताना है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे, वो आपको यहाँ पे टू डी पॉइंट रहना है। अगर हम एक उदाहरण लें तो 2018 में भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को मतलब आप कह सकते हो थोड़ा घुमा के यहाँ पर पूछ दिया गया। तो गांधी जी की अगर हम इसमें तर्क की बात करें, विचार की बात करें, तो वो वर्ण व्यवस्था को अच्छा मानते थे। वर्ण व्यवस्था के प्रति उनका कह सकते हैं सकारात्मक सोच था। सकारात्मक कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि अभी जो वर्ण व्यवस्था आप देख रहे हैं वैसा गांधी जी चाहते थे। यहाँ पे हम आपको क्लियर करना चाहें कि गांधी जी का मानना था कि जो चारों वर्ण हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं या फिर शूद्र है, ये चारों वर्ण जो है सभी श्रेष्ठ हैं, ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है। वो इस प्रकार की विचार रखते थे, ना कि अभी के जैसे जो विचार चल रहा है। हालांकि ये कम हो गया है, पहले आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। तो गांधी जी का जो विचार था उसमें भेदभाव निहित नहीं था। उनका मानना था सभी इक्वल है, तो इसलिए वो इसे सही मानते थे। और इनका ये मानना था कि ये चारों वर्ण जो है अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से सामंजस्य, सामंजस्य यानी कह सकते हैं सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सामंजस्य बना हुआ है। और इसी के साथ आप कह सकते हैं लोगों का रोजगार, लोगों का रोजगार और आपसी भाईचारा, आपसी भाईचारा। तो ये सब जो बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था का योगदान है। वैसे अगर हम बात करें तो इस बात को लेकर गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच विभेद भी था। अंबेडकर जी का यह मानना था कि वर्ण व्यवस्था जो है ठीक नहीं है और इसके ऊपर कानून बनाकर नियंत्रण करना चाहिए, और भारतीय संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था को मानेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। इसी वजह से आप देखोगे कि वर्तमान संविधान में जो जाति प्रथा हो या फिर छुआछूत जैसी बीमारी हो, इसके ऊपर बहुत ही जो है कह सकते हैं आप तार्किक रूप से प्रतिबंध भी लगाया गया है और इसे मानने वाले के ऊपर सजा का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अंबेडकर जी का सिर्फ एक लाइन में आप तुलना करके निकल जाना, ज़्यादातर आपको वो बातें बतानी है जो गांधी जी ऐसा वर्ण व्यवस्था के बारे में सोचते थे। अगर हम इसके बारे में और भी अगर गांधी जी के पॉइंट की बात करें तो इनका भी मानना था कि जो वर्तमान वर्ण व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां आ गई है, क्योंकि कुछ जो उच्च लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं, लेकिन उनके मन को बदला जा सकता है। चूँकि गांधी जी का ये मानना था कि जितने भी लोग हैं सभी में एक अंतर आत्मा होती है जिसमें कुछ बदलाव हो जाती है और उसे हम नैतिक शिक्षा के माध्यम से सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को समाप्त ना किया जाए, बल्कि
उन लोगों के हृदय को परिवर्तित किया जाए, ताकि वो ऐसा माने कि जो उच्च वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, सभी मतलब एक जैसे हैं, सभी अपने भाई हैं। और इस प्रकार के भेदभाव को कानून बनाकर अगर हम खत्म करेंगे तो हो सकता है कि ये समाज में लंबे समय तक बने रहे। जैसे कि अंग्रेजों के समय मुस्लिम लीग को जब अलग से प्रावधान कर दिया गया था इलेक्शन लड़ने के लिए, तो ये दूरी कमोबेश वर्तमान तक बनी रह गई। तो ऐसा हिंदू समाज के अंदर ना हो जाए, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित कोई ऐसा कानून ना बने कि लिए लॉन्ग टर्म में जो है जीवित रह जाए। तो वो सामाजिक समरसता के माध्यम से, हृदय परिवर्तन के माध्यम से चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था समाप्त हो, ना कि कानून बनाकर। तो ये हमने देखा कि गांधी जी के विचार क्या थे। अब हम अगर बात करें तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूल्यांकन करें, तो मूल्यांकन आपको ये बताना है कि गांधी जी के इन विचारों से आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती थी या फिर उनकी क्या कमियां रह गई थी। तो अगर हम बात करें गांधी जी के इन विचारों में क्या कमियां रह गई थी, तो आप कह सकते हैं कि हृदय परिवर्तन की बात एक तो थोड़ा लंबे समय की हो गई। कब होता लंबे समय में हृदय परिवर्तन, ये आपको इंतजार करना पड़ता। और दूसरी बात, थोड़ा ये अवैज्ञानिक लगता है कि लोग स्वयं से इस प्रकार की भावना विकसित कर लें कि हम सब समान हैं और किसी के ऊपर जो है अत्याचार नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। थोड़ा दूर दूर तक आपको दिखेगा नहीं। और दूसरी बात, इसका प्रभाव भी सीमित लोगों के ऊपर था। तो ये सब इनकी कमियां थी, जिस वजह से इनकी थोड़ी आलोचना भी की जाती है। तो आपको इन प्रश्नों में इन सभी बातों को रखना था। अब हम लोग 2020 के एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और उसे देख लेते हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी करें। चूँकि आप लोगों को पता है कि भारत की पहली जो है सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और ये बहुत ही नगरीकृत थी, इसलिए ये दुनिया में भी फेमस था और इसी के लिए आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कि आखिर इसका नगर नियोजन किस प्रकार का था। सबसे पहले इस प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको हड़प्पा सभ्यता के 2-4 नगरों का नाम आपको बता देना चाहिए, ताकि परीक्षक को लगे कि आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में रियल में कुछ जानते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ प्रमुख नगरों की बात करें तो हड़प्पा तो था ही, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, चान्हुद्रो हैं, राखीगढ़ी है, लेकिन बस 2-4 का नाम आप दे सकते हैं। और अब हम आ जाएंगे उसके बाद इसकी विशेषताओं के ऊपर, जो कि सबसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है और ये आपसे पूछा भी जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता की अगर शहरी नियोजन की विशेषताओं के ऊपर बात करें तो इसके जो सड़क होते थे, सड़क वो ग्रिड प्रणाली पर थी, यानी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, इसलिए इसे ग्रिड प्रणाली भी कहा जाता था। दूसरी बात अगर करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर मिले हैं वो बहुत ही चौड़ी मिली है। जैसे कि आप देखते होंगे कि वर्तमान समय में चौड़ीकरण एक बहुत ही बड़ा या फिर विकराल समस्या है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सड़क का आकार बहुत ही छोटा होता जा रहा है, जो कि आप देखोगे कि शहर में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उस समय इतना सोचा था कि सड़कों की चौड़ाई बहुत ही बढ़ा दी थी। तीसरी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी थी जल निकासी व्यवस्था। जल निकासी व्यवस्था जो कि आपको वर्तमान में दिल्ली तक के शहर में देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो कितना जल का जमाव हो जाता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इसके लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था कर रखा था। इन्होंने घर की नालियों को एक बड़े ही सीवर से जोड़ रखा था और आप देखोगे कि इनके सीवर जो होते थे वो ढक्कन से ढके होते थे, ताकि उनमें अगर कुछ गंदगी या फिर कूड़े करकट आ जाए तो उसे आराम से खोल के निकाला जा सके और जल का प्रवाह नियंत्रित रूप से होता रहे, जो कि आपको वर्तमान में भी इससे सीख लिया जा सकता है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में आपको 2600 ईसा पूर्व में देखने को मिल गई थी। अगली अगर हम विशेषता की बात करें तो जो भी घर होते थे उसमें निजी शौचालय की व्यवस्था होती थी, जो कि आप देखोगे कि वर्तमान भारत में भी 100% अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि मोदी जी के द्वारा इसके लिए अभियान चलाया गया था और बहुत हद तक ये सफल भी रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो निजी शौचालय के अलावा और भी जो व्यवस्था थी, तो घर में ही आप कह सकते हैं कुआं की व्यवस्था होती थी पानी पीने के लिए। और आप देखोगे कि घर इस प्रकार से बनाया जाता था
कि बीच में आंगन हो और चारों तरफ से घर बनाया जाता था, ताकि बहुत ही कम आकार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बसाया जा सके। और भी अगर हम बात करें इसमें, तो घर जो है पक्की मकान के मतलब घर होता जो था वो पक्की ईंटों का बना होता था और 1 या 2 फ्लोर उस समय बनाए जाते थे। और भी अगर विशेषता की बात करें तो इनके ईंटों का आकार 4:2:1 होता था, यानी आप कह सकते हैं लंबाई 4, चौड़ाई 2 और इसकी ऊंचाई 1 अनुपात में होता था। तो हमने ये अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन किया गया था उसमें आपको ये सभी विशेषताएं देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर आप कुछ और भी बताना चाहें तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि घर के जो खिड़कियां होती थी वो मेन रोड पे ना खुल के जो गली होती थी उनमें खुलती थी। इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। एक तो ये कि वो शोरगुल से बचने के लिए ऐसा करते थे, दूसरा ये हो सकता है कि ये दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऐसा करते होंगे। इसके साथ ही आप देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता ने न केवल शासक वर्ग बल्कि जो आम लोग थे उनके भी मकान पक्के ईंटों के बने होते थे, जो कि उस समय के जो भी सभ्यता थी, चाहे वो चीनी सभ्यता हो, ग्रीक सभ्यता हो या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, वहाँ आपको इस बात का अभाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये आपको विशेषता हड़प्पा सभ्यता में दिख जाती है। और अगर हम इसके थोड़ा गहराई में जाएं तो इसके नगर 2 भागों में बटे होते थे। एक को कहते थे ऊपरी दुर्ग और दूसरे को कहते थे निचली दुर्ग। दुर्ग का मतलब यह हुआ कि नगर को किलेबंद किया जाता था ताकि बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये आखिर क्या था। तो इसमें यह होता था कि जो उच्च दुर्ग होते थे उसमें शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग या फिर राज्य संचालन से जुड़े हुए जो अधिकारी होते थे उनको यहाँ पर बसाया जाता था, और निचले दुर्ग में जो सामान्य लोग थे उनको बसाया जाता था। हालांकि दोनों के मकान पक्की ईंटों के बने होते थे, साथ ही दोनों को किलेबंद किया गया था ताकि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। तो ये सब आप बता सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में और आपका उत्तर यहाँ पूरा हो जाएगा। इसी में अगर आप चाहें तो 1-2 उदाहरण शहरों का नाम देकर और वहाँ की जो विशेषताएं थी उसे आप बता सकते हैं। जैसे हम 1-2 आपको उदाहरण दे देते हैं, अगर आपका मन करे तो बीच में आप लिख सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा में विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है, जो कि उस समय के लिए आप कह सकते हैं अद्वितीय था। वहीं अगर हम बात करें दूसरे शहर मोहनजोदड़ो की, तो वहाँ से अन्नागार यानी जहाँ पर खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके रखा जाता था, इसका प्रमाण मिला है। इसका तुलना आप कर सकते हैं कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा जो खाद्य वितरण प्रणाली के लिए कोल्ड चेन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है वो उस समय बनाया गया था। और भी अगर हम बात करें तो लोथल के बारे में आप उदाहरण दे सकते हैं कि ये एक बंदरगाहीय नगर था, और यहाँ से आप देखोगे तो दूरवर्ती जो व्यापार होता था, चाहे वो मेसोपोटामिया के साथ हो, तो ये लोथल के साथ ही किया जाता था। तो आप इनमें से कुछ उदाहरण को इसमें दे सकते हैं जो कि इनके प्रमुख नगर थे। तो ये हम लोगों ने आज बात किया कि 2020 में इतिहास से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया उसे हम किस प्रकार से लिख सकते थे। तो अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें बात करेंगे कि 2021 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उसे हमें किस प्रकार से आंसर फ्रेमिंग करना चाहिए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।